हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सारी की सारी आइडेंटिटीज़, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करके मैजिक करना भी बता चुकी हूँ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, जो आई होप आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। ठीक है, तो आज अब हम करने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो चैप्टर 8 है अपना एनसीईआरटी में। उसमें से मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट जैसे लगते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाए कि किस तरह के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरी कहीं से ढूंढे हैं बुक ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, जो 1 या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले हम वो करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे जो 3 या 4 मार्क्स वाले होते हैं वो। तो सबसे पहले मैं एक आपके लिए बना रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक है, इसमें जो साइड PQ है वो दी है 12 सेंटीमीटर और जो PR दिया है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपसे इसमें बोला क्या है, आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। ठीक है, अब देख लीजिए भाई, ये आपका राइट ट्राइंगल है जहाँ पर Q पर एंगल 90 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, tan P निकालना है और कॉट R निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है। सबसे पहले आपका ध्यान किस चीज़ पर जाना चाहिए, ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखे तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि एंगल्स जो हैं दोनों में अलग अलग वर्टेक्स के लिए गए हैं। यहाँ पर tan निकाल रहे हैं तो एंगल P माना ले रहे हैं, और जब कॉट निकालेंगे तो एंगल R को मानेंगे। और R और P को मानने का क्या मतलब है, अगर एंगल्स अलग अलग माने जा रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लिए ही अलग अलग होंगे, है ना। जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो जिस टाइम पर हम एंगल P की बात करेंगे, यानी कि जब हम tan P निकालेंगे तो QR होगा परपेंडिकुलर, और जब हम कॉट R निकालेंगे तो PQ होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि tan P का रेशियो निकालते कैसे हैं। tan P के रेशियो में कौन सी दो साइड्स आपस में रेशियो में होती हैं, उसके लिए मुझे क्या याद आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का नाम आए पापा की बात को याद करना है। पापा क्या बोलते हैं, पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, ये बोलते हैं ना पापा। इसमें से पापा की पहली बात जो है साइन का रेशियो है, फिर है कॉस और फिर है tan। यहाँ पर है कॉट, यहाँ पर है सेक और यहाँ पर है कोसेक। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अभी सिर्फ 2 रेशियोज़ की ज़रूरत है और वो है tan और कॉट। मेरे क्वेश्चन में मुझसे tan और कॉट पूछा गया है, तो मुझे tan और कॉट का पता होना चाहिए। आप जानते हैं tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। tan है अगर P/B तो कॉट है B/P, है ना। तो सबसे पहले मैं tan P निकालना चाहती हूँ। tan P निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो देखिए भाई, tan P यानी कि एंगल P अगर मुझे लेना है तो इसके सामने वाला एंगल साइड कौन सी है, QR। यानी कि इसके लिए tan P के लिए जो होगा वो क्या होगा, QR/PQ होगा, है ना। QR जो होगा परपेंडिकुलर होगा, अपॉन PQ होगा बेस। अब बेस जो PQ है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन QR की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। आपके ट्रायंगल में तो सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज दी है और एक वाली साइड दी है, तीसरी साइड तो दी ही नहीं है। तो जैसे ही आपको पता चला कि तीसरी साइड हमें दी नहीं है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो हम लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आप बता देंगे दैट PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², जहाँ पर PR है 13 जिसका आप स्क्वायर करने वाले हैं, PQ है जो 12 उसका स्क्वायर करने वाले हैं, और QR की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो QR² इज इक्वल टू 13² माइनस 12² दैट इज़ 169 माइनस 144 एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 मीन्स QR विल बी 5। मतलब QR की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, जल्दी जल्दी में मैंने निकाल दिया। तो
तो अब ये आ गया 5, यानी कि क्यू आर की वैल्यू 5 है, मतलब 10p की जो वैल्यू है वो 5/12 आ गई। बस देखिए यहाँ पर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ली मुझे वैल्यू पता चल गई, मुझे ये रेशियो पता चल गया। और देखिए रेशियो जो है वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कॉट आर को। कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट का क्या रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होगा, देखिए जब हम एंगल आर की बात कर रहे हैं, एंगल आर की बात कर रहे हैं तो ये 12 होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, और ये होगा बेस। तो इसका मतलब अगर मैं कॉट आर की बात करूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर मैं लिखूंगी तो मेरा बेस अब की बार क्या होगा, 5 होगा, यानी कि क्यू आर होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। मतलब आप देख लीजिए भाई, जब यहाँ पर हम दो अलग अलग एंगल्स की बात कर रहे हैं तो रेशियो यहाँ पर सेम दिख रहा है। आ गए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब हम शुरू में ही अगर ये क्वेश्चंस करते तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद नहीं आते, लेकिन क्योंकि अब हम सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमें एक ही जगह में सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। तो अब देखिए क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। अब आपको क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0। इतने 0 को निकालने के लिए हमने इतने सारे काम किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, 2 मार्क्स का हो सकता है, ठीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में कम मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बनते नहीं हैं, वो ज़्यादा मार्क्स वाले ही बनते हैं। ये छोटे मोटे थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इनको अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरीके से आप कोई भी 2 रेशियोज़ लेकर माइनस करके उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। चलो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इस तरह से मैं बोल के छोड़ देती हूँ ना कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप लोग नहीं करते होगे। मैं आपको इसी ट्रायंगल में, देखिए मैं आपको वैल्यूज चेंज करके नहीं दे रही हूँ, इसी ट्रायंगल में जिसमें एक वैल्यू ये 13 है और ये 12 है, ठीक है, एंगल्स कौन से लेने हैं उस हिसाब से कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसका एक और पार्ट देती हूँ। चलिए इसका मैं ए पार्ट दे रही हूँ, जिसमें आपको करना है साइन पी माइनस कॉस आर। साइन पी माइनस कॉस आर निकालना। देखिए चाहे कुछ भी निकले, ज़रूरी नहीं है 0 ही आए, कुछ भी निकले, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही ना, फ्रैक्शन नंबर आएंगे तो वैल्यू तो आएगी ही। दूसरा आपको निकालना है कोसेक आर माइनस कॉट पी। ये 2 पार्ट्स आप इस क्वेश्चन के कर लीजिए, अच्छे से अभी लिख लो कि मैं आपको क्या दे रही हूँ। साइन पी माइनस कॉस आर भी आपको निकालना है और कोसेक आर माइनस कॉट पी निकालना है। अब आर और पी लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस का बहुत ध्यान रखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा। जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है ना, फॉर्म होता है, तो वो ये ध्यान में रखकर ही फॉर्म किया जाता है कि आपको किस क्वेश्चन में कितना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, आपकी मेमोरी जो है कितनी यूज़ उसमें होगी, ये चीज़ बताई जाती है, ये देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके 2 पार्ट जो आपके होमवर्क हैं ये आपको करने हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इनको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर्स कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले ना मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहती हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बुक में भी होगा इस तरह का क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन आप मान लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको बोल रही हूँ 15 cot A इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। इस तरह के क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए होंगे। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन A एंड सेक A। देखिए यहाँ पर एक ही एंगल है, जो ट्रायंगल है वो आपको दिया नहीं है, आपकी मर्जी, आप अपने आप बनाइए, जो जैसे करना है करिए। ये आपको दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। देखिए 15 और cot A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 आगे अगर नंबर लिखा है मतलब उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू में 8 है। वहाँ पर आपको साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको अच्छे से समझ के करना है, ये आपका होमवर्क है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको बनाकर दिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कॉस ए और कॉस बी हो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर ना आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। देखिए ट्राइंगल दिया है नहीं दिया वो अलग बात है, इन्होंने बस इतना बोला है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं।
मतलब ए और बी पे एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ए और बी पे 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री फिर बचा सी। एक ट्राइंगल बोला कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं तो सीधी बात है कि सी पर ही 90 डिग्री होगा। तो मैंने ये बना लिया, ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने बना लिया ट्राइंगल जिसमें ए और बी पर एक्यूट एंगल्स हैं। अब हमें गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, मतलब एंगल ए को लेकर और एंगल बी को लेकर कॉस और कॉस बी जब बनेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट इज गिवन टू अस। नाउ वी आर आस्क्ड दैट टू जस्ट प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर इन दोनों एंगल्स के कॉस वाले रेशियोज इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी प्रूव है इसका। देखिए जो भी आपको रेशियोज गिवन है ना कि ये इक्वल हैं, इन्हीं रेशियो की साइड रेशियोज लिख लेते हैं। जैसे कॉस ए है तो कॉस ए के लिए साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। अब साइड्स का रेशियो लिखने के लिए आपको फिर से पापा की बात को याद करना पड़ेगा। पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, ये याद रहेगा तो कॉस का रेशियो हम अपने आप लिख लेंगे। कॉस कहाँ पर आता है, सेकंड में। ये होता है साइन और ये होता है कॉस। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब जब एंगल ए ले रहे हैं, अब देखिए एंगल्स अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग बेस अलग अलग होंगे, ये भी याद रखना है। तो एंगल ए जब ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, देखिए ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, यानी कि साथ वाली होती है बेस। मतलब जब एंगल ए लिया जाएगा, जब कॉस ए लिया जाएगा तो ए सी विल बी बेस, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों ही केसेस में ए बी ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और जब कॉस बी निकालेंगे तब अब आपको एंगल बी लेना है, तब बेस क्या रहेगा, वही बीसी साइड रहेगी। जिस साइड पर एंगल बना हुआ है उसी साइड को उसका बेस लेते हैं। तो इस बार बेस हो गया बीसी और अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं फ्रॉम गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आपको गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम गिवन आप लिख सकते हो, फ्रॉम गिवन आपने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, आप लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड हो जाएगा। मतलब कॉस ए और कॉस बी इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये करके हम लिख सकते हैं, है ना। अब जब अगर मैंने ये लिख दिया तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों का ही डिनोमिनेटर में जो साइड लिखी है वो सेम है, यानी कि ए बी से ए बी हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर आपका, ए सी इज इक्वल टू बी सी बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप सोचेंगे प्रूफ तो हमें एंगल्स करने थे, हो गई साइड्स, ये क्या है, अब एंगल्स कैसे बताएं, इतना सारा काम किया और साइड निकल के आ गई। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर साइड इक्वल आ गई तो दूसरे स्टेप में एंगल अपने आप ही सामने रखा हुआ है। पहले ये देख लीजिए कि साइड्स का क्या है। देखिए कौन सी साइड है, ए सी मतलब ये वाली साइड, और बी सी यानी कि ये वाली साइड, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल है उसके दोनों साइड वाली जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं आपस में वो दोनों इक्वल आई हैं। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज तो सामने वाली होती है ना, इसे छोड़कर जो ये दो साइड्स आई हैं दैट आर इक्वल। एंड इफ two sides are equal in a triangle then opposite angles to this those sides are equal। अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। इस साइड के ऑपोजिट वाला ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट वाला ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। ये आपको याद है ना, अगर याद नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अगर किसी, इतना तो आपको पता है ना, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। जब हमने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पिछली सारी क्लासेस की बेसिक चीज़ें बताई थी अबाउट ट्राइंगल्स। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप लिख देंगे दैट मीन्स ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ए बी और बी सी क्योंकि इक्वल हो गया। तो आप इसमें क्या बता सकते हो कि इफ़, आप रीज़न दे सकते हो, इफ़ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं और तो उनके ऑपोजिट वाले जो दो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। इसलिए एंगल ए और जो एंगल बी है वो इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड, और ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में,
क्लियर हुआ क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी, देखिए एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। बोर्ड में ज़्यादातर अगर आपको कहीं पर कुछ मिलेगा ना एनसीईआरटी का, तो वो एग्जाम्पल्स में से मिलेगा, और बाकी तो फिर बाहर के क्वेश्चंस ही ज़्यादा होते हैं, एनसीईआरटी बुक से कम आते हैं। आपने एनसीईआरटी कर ली तो आप समझ लीजिए कि 70% तो आपने कंप्लीट कर लिया, पर और भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा और हाई लेवल वाले, वो बाहर से भी आते हैं। इसीलिए वही सोचकर मैं आपको अलग से क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से करते रहिए, लेकिन करते रहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक और शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम एक और कर लेते हैं जो और बहुत ईजी है। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। इसके ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जो आपको खुद करने हैं। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, आप सोचेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आ गया, इसमें तो एंगल्स दिए हुए हैं, और वो भी ऐसे एंगल्स जिनके हमने टेबल में कोई वैल्यूज़ भी नहीं पढ़ी हैं, और इतना हार्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर कैसे आ सकता है। देखिए बेटा ये इसलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि इनमें ना आपको कोई वैल्यू नहीं रखनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहाँ पर यूज़ करना होता है। कैसे करते हैं उसको बताओ। तो आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पर पहली बात तो आपने देख लिया कि जो साइन और कॉस है आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, साइन का जितना भी एंगल होगा उसका दूसरा वाला कॉस का होगा। तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सम इज 90 डिग्री। तो आप एक बार को यही देख लो कि 18 और 72 प्लस करके 90 आता है कि नहीं, देख लो भाई। तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं इस तरह से कि दोनों के जो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है। साइन और कॉस का रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये आप जानते हो, और जो एंगल की वैल्यूज ही इसी तरीके दी हैं कि प्लस करके 90 है। तो आप सीधा समझ जाओगे कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, एंड इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल दैट मीन्स दे विल बी कैंसिल टू 1। लेकिन आप सीधा कैंसिल करके दिखाओगे नहीं। देखिए अगर MCQ में आता है तो आप सीधा समझ के उसे 1 टिक कर सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि साइन 18 जो है कॉस 72 के इक्वल आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, इस 18 की जगह में कुछ और रखेंगे। क्या रखेंगे, साइन में 18 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। मैं ये लिख सकती हूँ ना, 18 तब आएगा अगर मैं 90 में से 72 माइनस कर दूंगी, तब भी तो 18 बचेगा। तो इस 18 की जगह मैंने ये चीज़ लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया, और नीचे जो लिखा है वो वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है। कहीं चेंज जो है ना किसी एक ही रेशियो के साथ करना है। आप चाहते तो कॉस के साथ भी कर सकते थे, मैंने साइन के साथ कर लिया, पर एक के साथ ही करना है, तभी दोनों इक्वल आएंगे। अगर दोनों में ही आप यही चीज़ करने लग जाओगे तो फिर से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देख लीजिए जहाँ पर साइन 90 माइनस 72 है, आप जानते हैं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, कॉस। इसका मतलब आप लिख दोगे कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस 72 का मतलब होगा कॉस 72, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है और वो एंगल जो 90 से माइनस हो रहा है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन सिर्फ छोटे मार्क्स में आ जाएगा। अगर ऐसा ही कोई बहुत बड़ा सा सोल्यूशन वाला क्वेश्चन हुआ तो वो 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। उसमें आपको ये रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो ये कॉस लिख लिया, और 90 माइनस 72 में से जो माइनस में जो एंगल लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ये याद रखना कि यहाँ पर माइनस साइन ही लगा होना चाहिए, अगर प्लस कुछ लगा होगा तो ये एंगल यहाँ नहीं आएगा। ये कॉस 72 डिग्री ऊपर का हो गया, और नीचे तो पहले से ही कॉस 72 डिग्री लिखा ही हुआ है। तो देख लीजिए भाई, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल कर लिए, कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। अब देख लिया ना आपने, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया, कितना ज़्यादा ईजी है ये। इसीलिए है ये 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन। अगर MCQ में आया तो एक ही नंबर में आएगा ये। मुझे लगता है शायद अब इस टाइम से MCQs आते हैं ना आपके 1 नंबर क्वेश्चन में, MCQs भी आते हैं, उसमें ये आ सकता है बहुत ईजिली। अब ये आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको इससे रिलेटेड और 3 पार्ट्स दे रही हूँ जो आपके होमवर्क होंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट दे रही हूँ, थर्ड पार्ट दे रही हूँ, और फोर्थ पार्ट दे रही हूँ। ये आपको खुद करने हैं और कमेंट करके मुझे आंसर्स देने हैं कि क्या हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट करिए कि मैम हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दीजिए, हम उन्हें प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जो भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप कहीं
कहीं पर भी किसी से भी पीछे ना रह जाए, बस आगे निकलते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो इसका दूसरा मैं लिख रही हूँ, एक है आपका tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, आपको सबसे पहले यही देखना है कि एंगल्स को सम करके 90 होगा या नहीं, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं। इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना जिसमें वैल्यू एंगल की कुछ इस तरह की दी है जो आपने टेबल में नहीं पढ़ी है, तो सीधा समझ जाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होना है और कुछ नहीं हो सकता इधर। दूसरा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, और एक और है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ये 3 पार्ट्स हैं, आपको खुद करने हैं। हर एंगल में आप देख लीजिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्या करने से कैसे होता है। इस तरीके से आपको 90 माइनस वो एंगल जो नीचे जो दूसरे वाले के साथ है वो करके ही आपको करके दिखाना है। और ये ज़रूर अश्योर कर लेना कि वो 2 एंगल्स जो दिए हैं उन्हें ऐड करके 90 आता है या नहीं आता है। अगर 90 नहीं आता होगा तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होता है कि सम इज़ 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। आज हमने सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉन्ग टाइप वाले, ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।